है आप सबका हमारे YouTube चैनल इन्फिनिटी स्टडी में। मैं अजय पांडे आपको फिजिक्स का लेक्चर स्टार्ट किया था। हमने ऑक्सीलेशन के बारे में डिस्कस किया था पहले लेक्चर में। कुछ टेक्निकल कारणों की वजह से वो लेक्चर पूरा नहीं हो पाया था। वहाँ हमने डिस्कस किया था सरल आवर्त गति क्या होती है और आवर्ती गति क्या होती है, दोलनी या कंपन गति क्या होती है। जब कोई पिंड है या कोई वस्तु है जब सरल आवर्त गति करता है तो जब अपनी माध्य स्थिति में होता है तो उसके वेग का मान क्या होता है, तथा जब अपनी अंतिम अवस्था मीन्स स्ट्रीम पोजीशन पे होता है तो उसका वेग का मान क्या होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस की थी, तो वो चीज़ें मैं पुनः दोहराना चाहता हूँ तो आपको। तो पहले आप पहला लेक्चर ऑक्सीलेशन पार्ट 1 देखिए और फिर ऑक्सीलेशन पार्ट 2 देखिए, तो आपको आसानी होगी समझने में। तो आइए स्टार्ट करते हैं ऑक्सीलेशन पार्ट 2। देखिए, ये है कोई घड़ी का पेंडुलम है, सरल लोलक है। ये बार बार क्या है, दोलनी या कंपन गति कर रहा है। मतलब जो ये पिंड है अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर बार बार अपनी गति को दोहरा रहा है। तो यहाँ पे इसका जो विस्थापन होता है यहाँ पे शून्य होता है। जब वो अपनी मीन पोजीशन मीन्स ओ पॉइंट पर होता है तो उसका जो विस्थापन होता है शून्य होता है। वो जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है मीन्स ए पोजीशन पे होता है तो उसका जो विस्थापन होता है वो त्वरण के बराबर हो जाता है। एक चीज़ और मैंने आपको बताना उस लेक्चर में भूल गया था कि जब कोई ऑक्सीलेशन मीन्स जब कोई पिंड दोलन या कंपन गति करता है तो उसमें एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यनन बल। प्रत्यनयन बल मीन्स रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो प्रत्यनन बल होता है वो यहाँ पे जो सरल आवर्त गति करता हो कोई पिंड है या दोलन गति करता हो कोई पिंड, उस पर कार्य करता है। इसकी जो बल की डायरेक्शन होती है, जो बल की दिशा होती है वो हमेशा साम्य स्थिति की ओर होती है। जैसे एक बार ये पिंड यहाँ पे गया, हल्का से इसमें डिस्टर्बेंस करेंगे तो ये अपनी माध्य स्थिति से एक बार पोजीशन यहाँ ए पे आएगा, फिर अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, फिर ए डैश पॉइंट पे आएगा। ठीक है, तो इस पे हमेशा एक बल कार्य करता है जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रत्यनन बल, रिस्टोरिंग फोर्स। जो बल की दिशा होती है वो हमेशा साम्य स्थिति की ओर होती है। ये आप याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है एग्जाम में कि सरल आवर्त गति करता हुआ कोई पिंड है, उस पर एक बल कार्य करता है रिस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यनन बल। उस बल की दिशा होती है साम्य स्थिति की ओर होती है, अंतिम अवस्था पे होती है, और दोनों ओर हो सकती है इन, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हमको हमेशा याद रखना है जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, प्रत्यनन बल होता है, उसकी दिशा हमेशा साम्य स्थिति की ओर होती है। इस बल के कारण ही पिंड में त्वरण उत्पन्न होता है जिसके कारण वह बार बार कंपन करती है। आया, तो इस चीज़ के बारे में हमने आपको बताया। हमने उस लेक्चर में डिस्कस किया था कि वेग का मान क्या होता है। तो हमने क्वेश्चन लिखा था एक, u बराबर ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमने एक इक्वेशन लिखा था। जो वेग का मान होता है वो होता है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये चीज़ मैं इरेज करना चाहूँगा आपको। तो हमने देखा था कि u बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस u बराबर ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। देखिए, अब इसमें हम जानते हैं कि जब साम्य स्थिति में कोई पिंड होता है, जब अपनी मीन पोजीशन मीन्स ओ पे होता है तो उसका जो विस्थापन होता है वो शून्य होता है। तो वेग जो हो जाएगा, वेग का मान हो जाएगा ओमेगा ए, ये मैक्सिमम हो जाएगा। ये पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम हो जाएगा। अगर y का मान अगर पोजीशन देखेंगे, अगर एक्सट्रीम पोजीशन में होती है तो y का मान जो होता है वो त्वरण के बराबर हो जाता है, जिसके कारण जो u होता है वो मिनिमम वैल्यू हो जाती है, ये 0 हो जाएगा। तो जो वेग होता है वो न्यूनतम होता है। तो क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्ट पूछा जाता है कि सरल आवर्त गति करता हुआ कोई पिंड है, जब वह अपनी माध्य स्थिति में होता है तो उसका वेग का मान क्या होता है, और जब अपनी अंतिम अवस्था में होता है तो वेग का मान क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे जो वेग का मान होता है वो मैक्सिमम होता है, और यहाँ पे जो वेग का मान होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ें हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में।
तो मैं आपका रिवाइज करा दिया हूँ तो इस चीज़ से। अब देखिए मैं इरेज करूँगा, नया टॉपिक बताऊँगा कि ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। सरल आवर्त गति करता कोई पिंड होता है, जब वह अपनी माध्य स्थिति में होता है या मीन पोजीशन पे होता है तथा वह अपनी अंतिम अवस्था में होता है, तो उस पर ऊर्जा का प्रभाव क्या होता है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया गया, जब कोई पिंड सरल आवर्त गति कर रहा है या कोई वस्तु सरल आवर्त गति कर रही है, जब वो अपनी माध्य स्थिति में होती है, तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है। ऊर्जा है जो नॉर्मली दो प्रकार की होती है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा किसी वस्तु की गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम गतिज ऊर्जा बोलते हैं, और किसी भी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा। जो काइनेटिक एनर्जी मीन्स गतिज ऊर्जा, जब कोई वस्तु गति करती है तो उसके कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। और जो किसी वस्तु की स्थिति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे हम बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा। जब हम वर्क एनर्जी और पावर वाला टॉपिक कार्य ऊर्जा और शक्ति वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो हम ऊर्जा के बारे में वहाँ विस्तृत से डिस्कशन करेंगे। तो हमें ऊर्जा के बारे में जानने के लिए तो एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकेंगे। तो चलिए वो कॉन्सेप्ट आपको मैं पढ़ाता हूँ। देखिए हमें पता है जो वेग का मान होता है, वेग का मान ये होता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मतलब गतिज ऊर्जा का प्रभाव। देखेंगे हम सरल आवर्त गति करता कोई पिंड है तो उसमें गतिज ऊर्जा का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि कोई वस्तु माध्य स्थिति में होती है, माध्य स्थिति में होती है, मीन्स देखिए y इक्वल टू 0। जब माध्य स्थिति में होती है मीन्स उसकी पोजीशन होती है O पर होती है। इस फिगर के माध्यम से हम देखते हैं कि जो मीन पोजीशन है उसकी O पे होती है। इसमें हम जानते हैं क्या होता है, जो y होता है, अब u है तो काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा का हम पहले प्रभाव देखेंगे। तो गतिज ऊर्जा का इक्वेशन होता है हाफ mv²। ठीक है, अब हमारे पास u है, v है, मतलब ये जो वेग है, वेग का मान होता है हमारा यहाँ, ये वेग का मान हो गया। तब इस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे हाफ एम वी की वैल्यू डायरेक्ट रखेंगे तो ये स्क्वायर हो जाएगा, जो अंडर रूट है वो अंडर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा a² माइनस y²। ठीक है, अब देखिए y की वैल्यू यहाँ पे 0 है क्योंकि साम्य स्थिति में है तो कोई विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए y की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो y की वैल्यू 0 रखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, ये हाफ m⍵², ये 0 हो जाएगा तो a²। मीन्स जो ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी की, गतिज ऊर्जा की, साम्य स्थिति में क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ये देखिए क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पे y इक्वल टू 0 होता है, y रखेंगे तो ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। अब देखिए अब दूसरी स्थिति क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम होती है। ठीक है, अब दूसरी स्थिति क्या देखेंगे, जब कोई वस्तु अब हम देखेंगे जब कोई वस्तु अपनी अंतिम अवस्था में होती है। यहाँ पे देखेंगे जब कोई वस्तु अंतिम अवस्था, अंतिम स्थिति, जब कोई वस्तु अंतिम स्थिति में होती है मीन्स ए पोजीशन पे होती है। सरल आवर्त गति करती हुई कोई वस्तु जब अपने अंतिम अवस्था मीन्स ए पोजीशन पे होती है तो गतिज ऊर्जा का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो हमें पता है कि ये इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे जो y इक्वल टू ए, जो अंतिम अवस्था में गति विस्थापन जो होता है त्वरण के बराबर हो जाता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू ये जो टर्म है ये 0 हो जाएगी, सॉरी ये जो टर्म है हमारी ये 0 हो जाएगी, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। ठीक है,
अब देखिए हमने क्या पढ़ा, जब कोई वस्तु साम्य स्थिति में है, मीन पोजीशन पे है, सरल आवर्त गति कर रही है, तो उस पर गतिज ऊर्जा का प्रभाव क्या क्या होता है। जब वह अपनी माध्य स्थिति में होती है तो हमें पता है विस्थापन जो होता है वो शून्य होता है। ये देखिए y इक्वल टू 0, y की वैल्यू यहाँ पे हमने रखी तो पहली पोजीशन पे रखी तो काइनेटिक एनर्जी जो वैल्यू आती है मैक्सिमम आ जाती है। इसी तरह जब y की अंतिम अवस्था में होती है तो विस्थापन जो होता है त्वरण के बराबर हो जाता है। और इस चीज़ की वैल्यू रखने इस इक्वेशन में रखते हैं हम जब, तो क्या होता है काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है। तो ये देखिए अब हम देखेंगे स्थितिज ऊर्जा का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए जब कोई वस्तु अपने मीन पोजीशन पे, हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन की इरेज करूँगा मैं, ये होता है पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा हाफ m ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर, जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति में होती है। सरल आवर्त गति करती हुई कोई वस्तु जब अपनी माध्य स्थिति में मीन पोजीशन पे होती है तो स्थितिज ऊर्जा का क्या इफेक्ट पड़ता है। जब अपने अंतिम अवस्था में होती है तो स्थितिज ऊर्जा का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक फॉर्मूला है देखिए हमारा, इसमें हम रखेंगे y इक्वल टू 0, मतलब विस्थापन शून्य होता है माध्य स्थिति में, हमने डिस्कस कर चुका है पिछले टॉपिक्स में। तो y इक्वल टू 0 रखेंगे, ठीक है, y इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जो मीन पोजीशन पे होती है वो क्या होती है, एट मीन पोजीशन। मीन जब वस्तु अपनी माध्य स्थिति में होती है, सरल आवर्त गति कर रही है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा का मान होता है वो 0 होता है। तब यहाँ पे हम रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, 0 होती है, ठीक है। जब कोई वस्तु अपने आप कहाँ पे होगी, माध्य स्थिति देख लिया हमने, अब देखेंगे अंतिम अवस्था में होती है। अब देखिए यहाँ पे अपनी अंतिम अवस्था मीन्स स्ट्रीम पोजीशन, अंतिम अवस्था अपनी अंतिम स्थिति में होती है, स्ट्रीम पोजीशन पे होती है, तो y का मान जो होता है, विस्थापन जो होता है त्वरण के बराबर होता है। तो यहाँ पे वैल्यू रखेंगे एट एक्सट्रीम पोजीशन, एट एक्सट्रीम पोजीशंस मीन्स ए पोजीशन पे, सॉरी ये हमारा है ए डैश पोजीशन, ए पोजीशन पे जब रहेगी तो क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी नहीं, पोटेंशियल एनर्जी मीन्स स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा की जो वैल्यू हो जाएगी तो y की वैल्यू यहाँ पे a के बराबर होगी। तो इस चीज़ में रखेंगे तो क्या, जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी वो मैक्सिमम हो जाएगी, y की जगह a स्क्वायर आ जाएगा। जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आएगी एट स्ट्रीम पोजीशन मीन्स ए पोजीशन पे मैक्सिमम हो जाएगी। देखिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मैक्सिमम हो गई। तो हमने क्या चीज़ पढ़ी, सरल आवर्त गति करती हुई कोई वस्तु जब अपने मेन पोजीशन पे होती है तो उस पे वेग का मान क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का मान क्या होता है, मीन्स गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, और पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। जब कोई वस्तु सरल आवर्त गति करती हुई कोई वस्तु जब अपने अंतिम अवस्था स्ट्रीम पोजीशन पे होती है तो वेग का मान क्या होता है, गतिज ऊर्जा का मान क्या होता है, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होता है। इस पे 2 पॉइंट और होते हैं। सब जब कोई मीन पोजीशन पे होती है तो ये चीज़ें हम देख चुके, जो मीन पोजीशन में देखेंगे कि जो त्वरण होता है, मतलब जो एक्सेलरेशन होता है जो मीन पोजीशन पे होता है। देखिए अब मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा, ये चीज़ें हमने इतना देखे, अब सर इसका जो सारांश देखेंगे। सरल आवर्त गति करती कोई वस्तु अगर वह जब साम्य स्थिति में होती है, साम्य स्थिति तथा साम्य स्थिति मीन्स ओ पोजीशन पे अंतिम अवस्था, स्ट्रीम पोजीशन पे होती है,
मीन्स ए पॉइंट पे होती है। तो देखिए हमने पहला चीज़ पढ़ा कि यहाँ पे जो त्वरण होता है एक्सेलरेशन 0 होता है, पहला हमने पढ़ा। दूसरा यहाँ पे पढ़ा जो वेग का मान होता है वो मैक्सिमम होता है। जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है यहाँ पे 0 होता है। हमने पढ़ा जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है यहाँ पे 0 होता है जब अपनी मीन पोजीशन पे होती है। और हमने पढ़ा जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो 0 होती है। ठीक है, देखिए इतनी चीज़ें हमने पढ़ा। जब वस्तु साम्य स्थिति में होती है, जब कोई वस्तु साम्य स्थिति में होती है, मीन पोजीशन पे है, वो हमें SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन सरल आवर्त गति करते हुए कोई वस्तु जब अपनी साम्य स्थिति में होती है तो उसका त्वरण 0 होता है, वेग का मान मैक्सिमम होता है, जो प्रत्यानयन बल होता है रेस्टोरिंग फोर्स होता है वो 0 होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है और पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। इसी तरह जब वो अंतिम अवस्था में जब वह अपने अंतिम अवस्था में होती है, मीन्स ए पोजीशन पे होती है, तो त्वरण का मान मैक्सिमम होता है, यू का मान जो वेग का मान 0 होता है, रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है, काइनेटिक एनर्जी का मान 0 होता है और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो मैक्सिमम होती है। ये चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हमने पढ़ी जो एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। ठीक है, अब हम कुछ रिलेटेड टर्म्स यूज करेंगे, मतलब देखेंगे जो ऑक्सीलेशन मेन सरल आवर्त गति करने से रिलेटेड होती है। तो आवर्तकाल हमने देखा था कि जब कोई पिंड या वस्तु एक निश्चित पथ पर गति करते हुए अपना एक चक्कर या एक कंपन जितने समय में पूरा करती है उसे आवर्तकाल टाइम पीरियड बोलते हैं। तो हमने देखा था टाइम पीरियड क्या होता है, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, सपोज दैट ये कोई पिंड है सरल आवर्त गति कर रहा है, एक बार ए पोजीशन पे गया, फिर वापस आके ओ पोजीशन पे आया, फिर वापस आके ए डैश पोजीशन पे आया, फिर वापस आके ओ पोजीशन पे आया। तो जितना एक चक्कर एक कंपन पूरा करने में टाइम लगता है उसी को हम आवर्तकाल या टाइम पीरियड बोलते हैं। इसका मात्रक होता है सेकेंड। ये चीज़ें आप याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है सेकेंड। अब हम दूसरा चीज़ देखेंगे कि आयाम क्या होता है, मीन्स एम्पलीट्यूड। आयाम मीन्स एम्पलीट्यूड। सरल आवर्त गति करता हुआ कोई पिंड जब अपनी माध्य स्थिति से जितनी इधर या उधर जितना विस्थापित होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, आयाम। सपोज दैट ये पिंड है, इसकी साम्य स्थिति में इसमें हमने हल्का सा डिस्टर्बेंस किया तो वो ए पोजीशन पे आ गया। तो ये इसकी जो ए पोजीशन होती है यहाँ पे, इसी जितना साम्य स्थिति की ओर विस्थापित हो गया ए पोजीशन पे, यह उसका आयाम होता है, मीन्स एम्पलीट्यूड होता है। सरल आवर्त गति करता हो कोई वस्तु वह जब साम्य अवस्था की जितनी ओर विस्थापित होता है उसे हम क्या बोलते हैं, आयाम, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। अब हम दूसरा देखेंगे क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है। आयाम को, जो आयाम होता है, एम्पलीट्यूड होता है, उसका मात्रक होता है मीटर या सेंटीमीटर। अब देखेंगे आवृत्ति मीन्स फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति क्या होती है, सरल आवर्त गति करता हो कोई पिंड एक सेकंड में जितनी बार अपनी गति को दोहराता है उसे हम क्या बोलते हैं, आवृत्ति बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसका जो मात्रक होता है ये होता है प्रति चक्कर इसकी जो फ्रीक्वेंसी हो, इसका जो प्रति चक्कर हो गया, सेकंड इनवर्स हो गया, और एक जो उसका मात्रक होता है वो होता है हर्ट्ज। हर्ट्ज जो है साइंटिस्ट नाम थे, हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट, इन्होंने इस आवृत्ति को डिस्क्रिप्ट बताया था, इसलिए उनके नाम पे इनका मात्रक दे दिया गया है। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज। जैसे हमारा जो मनुष्य का हृदय होता है वो 1 मिनट में 72 बार धड़कता है,
तो उसकी आवृत्ति क्या होती है, तो हम समझेंगे उसकी आवृत्ति। देखिए, हमको पता है कि जो मनुष्य का हृदय है वो 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये होगा 6/5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी आवृत्ति हो जाएगी 1.2 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसी प्रकार हम न्यूमेरिकल जो अपना टॉपिक ख़त्म होने के बाद हम एक न्यूमेरिकल सेशन करेंगे, जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं ऑक्सीडेशन से रिलेटेड, तो उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे। तो ये देखिए, आवृत्ति पढ़ा हमने, आवर्तकाल पढ़ा, टाइम पीरियड कर। अब एक और टॉपिक, एक चीज़ और है जो होती है कि आवृत्ति और आवर्तकाल में क्या संबंध होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आवृत्ति मीन्स फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है। तो टाइम पीरियड जो होता है, जो आवृत्ति होती है मीन्स न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो रिलेशन होता है टाइम पीरियड के साथ वो होता है 1/t, मतलब इन्वर्सली रिलेशन होता है। अगर ये चीज़ें, आवृत्ति बढ़ती है तो आवर्तकाल घट जाएगा, आवर्तकाल घटेगा तो आवृत्ति बढ़ेगी, तो आवर्तकाल बढ़ेगा तो आवृत्ति घटेगी। तो जो रिलेशन होता है वो रेसिप्रोकल होता है, मतलब इन्वर्सली रिलेशन होता है। तो देखिए, इस तरह पूछा जाता है, जो आवृत्ति और आवर्तकाल का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो उसका क्या होता है। तो आवर्तकाल और आवृत्ति का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी का मल्टीप्लिकेशन 1 होता है। अब हम इससे रिलेटेड एक टॉपिक है जो डिस्कस करेंगे, तो वो है जैसे आवर्तकाल से रिलेटेड सरल लोलक गति करती हुई कोई वस्तु जब पृथ्वी के सतह से ऊपर या नीचे ले जाता है तो उस पर आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। जब कोई वस्तु होती है सरल आवर्त गति कर रही है, सपोज दैट एक बच्चा झूला झूल रहा है, उसके बगल में एक और बच्चा आके बैठ जाता है तो आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। जब कोई बच्चा झूला झूल रहा है तो वह अपने स्थान पे खड़ा हो जाता है तो उसके आवर्तकाल में क्या इफेक्ट पड़ता है। जब कोई सरल लोलक वाली घड़ी को जब हम चंद्रमा पर ले जाते हैं या उपग्रह पर ले जाते हैं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए और पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको ये टॉपिक समझ में आएंगे। और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।